देखो, हम न्यूक्लिक अम्ल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गुणसूत्र को समझने के लिए, है ना, सबसे पहले हमें उसकी संरचना समझनी बहुत ज़रूरी है। तो गुणसूत्र में दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। तो हम समझेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है ना, कितने प्रकार का होता है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जटिल, जटिल का मतलब होता है बहुत ही कठिन, है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार बहुत अधिक हो, है ना, उसको बोलते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो बहुत ही बड़ा अणु होता है कार्बन का। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो बने होते हैं मुख्यतः तीन चीज़ों से। सबसे पहली होती है पेंटोज शर्करा, इसी को पेंटोज शुगर भी कहते हैं। और दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षार, और फास्फेट समूह या फास्फेट ग्रुप। गुणसूत्र बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन से। लेकिन जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो लिखना पड़ता है कि न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो पेंटो शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। अब जो पेंटो शुगर होती है ये होती है दो प्रकार की। सबसे पहली होती है डीऑक्सी राइबो शर्करा और दूसरी होती है राइबो शर्करा। और न्यूक्लिक अम्ल के यदि प्रकार की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। गुणसूत्र कहाँ होता है, हमने पिछले लेक्चर में केंद्रक की संरचना को पढ़ लिया है। केंद्रक का एक भाग होता है क्रोमेटिन पदार्थ, और हम ये बात कर चुके हैं कि जब कोई भी कोशिका विभाजन कर रही होती है तो उस टाइम पे उसका जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो संगठित होकर मोटा और छोटा संगठित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो जो वो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ से। तो जो गुणसूत्र होते हैं उन क्रोमेटिन पदार्थों में ही, यानी कि गुणसूत्र में ही न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। क्यों होता है जटिल, क्योंकि ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन क्षार और तीसरा फास्फेट समूह। जो पेंटोज शर्करा होती है दो प्रकार की होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा और राइबो शर्करा। और यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन क्षार है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरीन और दूसरा होता है प्रीमिडीन। प्यूरीन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और प्रीमिडीन में आता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है, प्यूरीन में आता है एडेनिन, ग्वानिन, और प्रीमिडीन में आता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रमशः इन दोनों के, है ना। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए को, और हम इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे दोनों को। ठीक है, यानी कि डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ेंगे संक्षिप्त में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, जेनेटिक्स में 12th में, लेकिन अभी हम इनको संक्षिप्त में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि डीएनए आरएनए क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे क्या इसमें, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है
डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डी का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोज, और एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, और ए का मतलब होता है एसिड। यानी कि न्यूक्लिक एसिड को, यानी न्यूक्लिक अम्ल को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एन ए, है ना, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले ये है कि डीएनए की खोज किसने करी थी, ठीक है। तो डीएनए की खोज करी थी सबसे पहले मिस्र ने, लेकिन इसको डीएनए नाम, है ना, ये जो पूरा डीएनए है ये पूरा नाम दिया था इसको, यानी डीएनए नाम दिया था जैकेरिस ने, ठीक है। और वैसे हम डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल ये समझेंगे कि जो डीएनए है इस ए एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। तो डीएनए कहाँ होता है, क्रोमेटिन में होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमेटिन गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र में तो डीएनए आयन होते हैं। देखो गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल होता है, हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा आ जाएगा डीएनए कहाँ होता है, तो क्या लिखेंगे हम, केंद्रक का जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में होता है डीएनए, है ना। और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए की खोज करी थी मिस्र ने और नाम दिया था जैकेरिस ने। इसके अलावा कहाँ होता है, केंद्रक में तो होता है, केंद्रक के न्यूक्लिक अम्ल पदार्थ में होता है यानी गुणसूत्र में होता है, ठीक है। लेकिन और कहाँ होता है, और हमने पढ़ा है ना, हरित लवक में होता है। इसके अलावा हरित लवक के कोशिका द्रव्य में था ना, जो जिसको हम स्ट्रोमा बोलते थे, स्ट्रोमा में था। और दूसरा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है डीएनए, है ना, होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए क्रोमेटिन में होता है, काय में होता है, क्रोमेटिन में। डीएनए क्रोमेटिन में होता है, हरित लवक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। क्रोमेटिन कहाँ होता है, केंद्रक में होता है, केंद्रक द्रव्य में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि जो क्रोमेटिन होता है वो केंद्रक में होता है। अब डीएनए को पढ़ रहे हैं हम। डीएनए क्या होता है, डीएनए की खोज करी थी मिस्र ने, इसका नाम दिया था ये जैकेरिस ने। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए होता है, डीएनए वास्तव में है क्या चीज़, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड का मीन्स ये है कि अभी हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि बहुलक क्या होता है। जब बहुत से एक समान एकलक आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा अणु बनाते हैं जिसको बहुलक बोलते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे लड्डू होता है ना, लड्डू बहुत सी एक समान बूंदी से मिलकर बना होता है, तो बूंदी होगी वहाँ पे एकलक, है ना। तो जब कई एकलक बूंदी आपस में मिलती है तो एक लड्डू बनाती है। उसी प्रकार से कई एक समान न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, यानी एकलक मतलब एक न्यूक्लियोटाइड एकलक हो गया। जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, है ना। तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, क्योंकि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो कई न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए क्या होता है, डीएनए एक बहुलक होता है, काय का, न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, ठीक है। अब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलके डीएनए का एक अणु बनाती है, जिसे हम आगे डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में भी समझ लेंगे तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी अपन को ये याद रखना है कि डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जब बहुत से एक समान एकलक आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे उसका बहुलक बोला जाता है। जैसे बहुत सी एक समान बूंदी आपस में मिलकर एक लड्डू बनाती है ना, तो लड्डू क्या है, बूंदी का बहुलक है, ठीक है ना। और बूंदी क्या है, उसका एकलक है, ठीक है।
तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब हम ये समझेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, या जो देखो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या चैन भी इसी को बोलते हैं। तो हम ये समझेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जब ये कितनी हो जाएं, दो, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए का एक अणु बनाती हैं। दिख रहा है ना नीचे तक।